ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ठीक, तो ध्यान से समझना बेटा, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। तो ये टॉपिक में हम देखेंगे कि जब हम टेम्परेचर को वेरी कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। ओके, चलो देखो ध्यान से। सपोज किया कि हमारे पास एक कंडक्टर है, क्या है बेटा, कंडक्टर, इसकी लेंथ जो है वो L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, इनिशियली इसका रेजिस्टेंस R1 है एट टेम्परेचर T1, ठीक है। इनिशियली इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, टेम्परेचर कितना है, T1, ठीक है। नाउ अब इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका फाइनल टेम्परेचर जो हो रहा है वो जाएगा R2 एट, सॉरी फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R2 एट टेम्परेचर T2। हमने एक रेजिस्टेंस लिया जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 है, टेम्परेचर T1 और फाइनल रेजिस्टेंस R2 है, टेम्परेचर T2। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर एक चीज दिख रहा है। अब हम चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस निकालेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस दैट इज R2 माइनस R1। ठीक, किसी भी कंडक्टर के लिए हमने पढ़ा है R is directly proportional, sorry inversely proportional to tau and directly proportional to temperature, ये पढ़ा था। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये बात हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो हमें पता है कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस में डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर में राइज भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब R2 माइनस R1 रेजिस्टेंस डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस। बताओ कोई समस्या, यहां तक। अब अगला केस समझना बेटा, इसे हमने वन इक्वेशन बोल दी। अब जो समझाने जा रहे हैं उसको थोड़ा समझना आप, ठीक है। हम समझा कुछ ऐसा रहे बेटा कि जो वायर हमने लिया है, मान लिया केस फर्स्ट पर ये R1 10 ओम है, एग्जाम्पल को तौर पे ले रहे हैं, कितना है, 10 ओम। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया सेम अमाउंट में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज जो हो रहा है वो 10% हो रहा है, तो जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना बन जाएगा, 10 का 10% कितना आएगा, 1 ऐड किया तो कितना हो गया फाइनल रेजिस्टेंस, 11 ओम। ठीक, केस सेकेंड, रेजिस्टेंस इनिशियल जो है वो हमने 100 ले लिया, कितना ले लिया, 100, ठीक है। अब 100 का अगर 10% बढ़ाएंगे, मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, जब टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, हीट देने पर टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस में 10% का इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट का, दोनों में, ऊपर भी 10% नीचे भी 10%, ठीक है। अब 10% इंक्रीज करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110, क्योंकि 100 का 10% क्या आएगा, 10। फाइनल वैल्यू क्या हो गई, R2 की वैल्यू 110। यहां कितना हो रहा था, 11, 1 का इंक्रीज हो रहा था, यहां कितने का इंक्रीज हो रहा है, 10 का, ठीक है। इसका मतलब समझे क्या समझाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो राइज इन टेम्परेचर करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस कम है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी चेंज क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, इनिशियल रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा, मतलब रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस पर। बताओ कोई समस्या तो नहीं, दोनों पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट कह रहा है कि टेम्परेचर जितना राइज करोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, कहां से, R इक्वल टू 1, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो वहां से समझ में आ गया R
टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। दूसरे पॉइंट में बोला कि इनिशियल रेजिस्टेंस दो केस ले लिए हमने, एक में 10 मान लिया, एक में 100 मान लिया, दोनों में 10-10% का इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो इंक्रीज किस में ज्यादा हो रहा है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें इंक्रीज क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा लें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा रेजिस्टेंस तो टेम्परेचर बढ़ाने में चेंज भी ज्यादा आएगा। देखो कैसे, ये 10 था, इसका 10% 1 होगा, 11 ही हुआ। लेकिन 100 लिया, उसका 10% बढ़ा तो कितना हो गया? यहाँ 1 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 10 का इंक्रीज हो रहा है। कौन ज्यादा हुआ? ये ज्यादा हुआ ना। तो इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा तो फिर टेम्परेचर में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा? सॉरी, रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर बात? अच्छा, इन दोनों को कंबाइन कर दो बेटा जरा। अगर हम कंबाइन करें तो R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। बात समझ में आ गई? क्लियर है? दोनों पॉइंट समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। अगर टेम्परेचर में राइज ज्यादा है तो डिफरेंस इन टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉरी, अगर टेम्परेचर में राइज ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। और इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? कोई डाउट? आगे बढ़े? चलो देखो ध्यान से। अब हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा बेटा? कांस्टेंट अल्फा R1, और इसको क्या डेल्टा टी लिख दे तो कोई दिक्कत वाली बात? डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर या डिफरेंस इन टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो अल्फा का फॉर्मूला जो बन गया वो क्या बना? R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। ठीक। अब देखो ध्यान से, अगर इसको कंडक्टर के लिए काउंट करें, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, मतलब R2 की वैल्यू R1 से क्या होगी? ज्यादा। R2 की वैल्यू R1 से क्या होगी? ज्यादा। तो ये वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। कैसी आएगी? पॉजिटिव। तो अल्फा के लिए वैल्यू कैसी होगी? अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए कैसी होगी? पॉजिटिव। कंडक्टर्स के लिए क्या होगी? पॉजिटिव। ठीक। अच्छा, अगर इसको सेमीकंडक्टर के लिए देखें तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? R2 लेस होगा किससे? R1 से। हाँ, उल्टा होता है। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, इनिशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। कैसा आएगा? नेगेटिव। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। मतलब अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव दे रखी है तो मटेरियल कैसा है? कंडक्टर है। और अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है तो मटेरियल कैसा है? सेमीकंडक्टर है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? अच्छा, अब ये आर फाइनल का फॉर्मूला बनाना चाहे R2 का तो क्या बनेगा? R1 उधर भेज दो, तो R2 इक्वल टू R1 प्लस अल्फा R1 डेल्टा टी। R1 कॉमन निकाल लो, तो R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फाइनल लेंथ, फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर होने के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस हो रहा है उसका फॉर्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, आगे देखो बेटा, इसी फॉर्मूले से हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाएंगे। किसका बनाएंगे? रेजिस्टिविटी का। देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को आगे लिख रहे हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं बेटा। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पहले इसको लिखो, इस वाले फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, हमने माना कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ सेम है और एरिया भी क्या रहेगा? सेम। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमने लेंथ और एरिया चेंज नहीं किया है, रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है और टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो क्या R2 को हम ऐसा लिख सकते हैं? as in the term of R we can write rho equal to L by A,
तो R1 को लिख सकते हैं हम रो 1 L बाई ए, और R2 को लिख सकते हैं हम रो 2 L बाई ए। अगर प्लेस करें यहां पर तो क्या हो गया, रो 2 L बाई ए, कहां पर, इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, रो 1 L अपॉन ए। बाकी चीजें तो सेम रहने वाली भाई, अल्फा डेल्टा टी। L बाई ए कैंसिल दोनों तरफ से, तो क्या हुआ, रो 2 इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बताओ कोई समस्या, फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। ये फाइनल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा। अब इसी फॉर्मूले को अल्फा के टर्म में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 2 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 1 अल्फा डेल्टा टी, इसको उधर ले आओ, तो रो 2 माइनस रो 1 इक्वल टू रो 1 अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा का फॉर्मूला फिर क्या बनता दिखेगा बेटा, रो 2 माइनस रो 1 अपॉन रो 1 डेल्टा टी। हम चाहते तो डायरेक्टली लिख सकते थे, बट इसको निकाल के दिखा दिया कैसे आ रहा है फॉर्मूला। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा, क्लियर हो गया। तो हमने दो वेरिएशन की बात करी, पहला जो वेरिएशन था वो रेजिस्टेंस के टर्म है, ठीक है, अल्फा निकला, और दूसरा जो निकाला वो रेजिस्टिविटी के टर्म में है। एक्चुअल में दोनों वैल्यू क्या होती हैं, बराबर, रेजिस्टिविटी इज जस्ट इक्वल टू रेजिस्टेंस। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है, नोट कर लो। ग्राफ, हम यहाँ पे ग्राफ किसके किसके देखेंगे, तो ग्राफ होगा मेटल का। अच्छा, ग्राफ प्लॉट किसका कर रहे हैं, हम यहाँ ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे रो और आर वर्सेस टेम्परेचर के लिए, ठीक है। उसमें हम पहला ग्राफ देखेंगे किसके लिए, मेटल के लिए। अगला ग्राफ जो होगा वो होगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट पता है ना, लिक्विड जिन्हें हम सेल में इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स जिनमें क्या होगा, आयंस ब्रेक होते हैं, ठीक। चलो, और इसके बाद अगला जो ग्राफ आएगा वो होगा एलॉयज के लिए, ठीक है। फिर एक और ग्राफ आएगा इंसुलेटर्स के लिए। तो टोटल ग्राफ हमको 4 पढ़ने हैं, कितने हैं, 4। चलो, पहला ग्राफ बेटा, पहला ग्राफ जिसमें हम बात करेंगे मेटल के लिए, टेम्परेचर वर्सेस रो और आर। बेटा किसी भी कंडक्टर की बात करें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं, मेटल या कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, मतलब उनके मोशन का अपोज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्या होगा, होगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, पहले बढ़ेगी, पहले लीनियर होगा, इसके बाद ग्राफ कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बेटा, इंक्रीजिंग, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर आर की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है, पहले तो लीनियरली बढ़ेगा, इसके बाद ग्राफ क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, ठीक है। या स्ट्रेट कह सकते हो तुम, स्ट्रेट बनाना चाहो तो स्ट्रेट भी बना सकते हो, लोग ऐसे बना दो, ठीक। लेकिन हाँ, ये याद रखना है कि ये सेंटर से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मेटल होगा तो अपना उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर के लिए बेटा। तो सेमीकंडक्टर के लिए कहानी क्या है बेटा, कि है, हाँ, नहीं नहीं, ऐसे बनेगा, स्लोप बनेगा। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयंस, जैसे सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल जनरेट होंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होगा, मतलब जो
हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। अब जितने ज्यादा आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स होंगे करंट का कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। मतलब टेम्परेचर घटाने पर टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू घटेगी, तभी करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट या सेमीकंडक्टर के लिए तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? कोई डाउट? क्या? हाँ, इनवर्स स्क्वायर ला ही आएगा। अब इसका फॉर्मूला तुम लोग वहाँ पढ़ेंगे हम लोग सेमीकंडक्टर में। वो ई की पावर एक्सपोनेंशियल भी आता है और इसमें स्क्वायर भी आता है, ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन करके एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अभी फिलहाल तुमको यहाँ पर इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अगला जो ग्राफ है बेटा एलॉय के लिए, किसके लिए? थर्ड वाला एलॉय। एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। मतलब क्या है कि एलॉय जो होगा उसका उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई। अब एक वैल्यू हाई है पहले से, तो टेम्परेचर बढ़ाने में वैल्यू बढ़ेगी तो, लेकिन एक लो अमाउंट में यानी कम अमाउंट में, ठीक है। तो ग्राफ हमको अभी भी स्ट्रेट मिलेगा, स्लोप मिलेगा, बट स्लोप क्या होगा, कम होगा। अभी ऐसे मिल रहा था, अब कैसे मिल रहा है ये? अभी मेटल के लिए बनाया था तो ऐसा जा रहा था, ऐसा इस तरह से ऐसे जा रहा था, है ना। लेकिन इसके लिए क्या होगा, स्लोप तो होगा लेकिन स्लोप क्या होगा, कम होगा। ऑलरेडी हाई वैल्यू है, ठीक। तो ये किसके लिए है, ऑलॉयज के लिए, ठीक है। एक और आएगा, किसके लिए, इंसुलेटर्स के लिए। तो इंसुलेटर्स में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। चार्ज कैरियर ही नहीं है, चार्ज कैरियर नहीं है। जब चार्ज कैरियर नहीं होते हैं तो क्या होगा, जैसे वुडन का एक टुकड़ा है उसको बर्न करो तो क्या यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफर होगी, नहीं होगी, वहीं पर वहीं रुक जाएगी, फ्लो ही नहीं हो पाएगी। इसका मतलब हीट के फ्लो करने में क्या है, अपोज बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये किसके लिए है, इंसुलेटर्स के लिए। इंसुलेटर्स के लिए, किसके लिए बेटा, इंसुलेटर्स के लिए। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, एक सामने तुम्हारे है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। अ टंगस्टन कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 16 ohm at temperature 20 degree Celsius. If the temperature coefficient of tungsten is this 0.04 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अच्छा, इसका मतलब हमने जो यूनिट है, किसकी यूनिट, अल्फा की, वो डिस्कस नहीं करी है। यहाँ आ जाओ बेटा, डिस्कस कर लेते जरा, इसको उठाओ जरा। देखो ये रेजिस्टेंस यानी ओम, ठीक, अपॉन ये भी रेजिस्टेंस मतलब ओम, और ये टेम्परेचर मतलब ओम से ओम, और इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो अल्फा की यूनिट जो होगी वो क्या होगी, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, और केल्विन इनवर्स। हाँ वापस फ़ारेनहाइट। खैर देखो बेटा, 16 ओम रेजिस्टेंस है 20 डिग्री सेल्सियस एंड कॉफिशिएंट इतना दे रखा है, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कॉइल का एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो R1 की वैल्यू यहाँ आपके पास गिवन है 16 ओम, ठीक है, और टेम्परेचर जो गिवन है वो कितना है 20। R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, टेम्परेचर गिवन है कितना 80, और अल्फा की वैल्यू गिवन है आपके पास, किसकी वैल्यू गिवन है, अल्फा की। अल्फा है 0.004 डिग्री सेल्सियस इनवर्स।
तो फॉर्मूला हमारे पास बेटा R2 का देखो फॉर्मूला बताया था डायरेक्टली, R2 इक्वल टू R1 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, T2 माइनस T1 यानी 80 माइनस 20 60 वैल्यू रखते हैं। R2 इक्वल टू R1 16 1 प्लस एल्फा 0.004 इंटू 60 सॉल्व करते हैं इसको। 3 पॉइंट सॉल्व करने पे ये आएगा बेटा 19.84 ओम। हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा अगला, IV graph for metallic wire of two different temperatures T1 and T2 is shown in figure. Which of the two temperatures is lower and why? कौन सा टेम्परेचर लोअर होगा और क्यों, निकाल के देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज माइंडसेट हमें ये पता है दैट मेटालिक वायर है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। हम क्या करते हैं, T1 और T2 का स्लोप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, स्लोप। तो स्लोप के लिए हमें चलना पड़ेगा मैथ की शरण में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या भाई इसका c आपको 0 दिख रहा है, इंटरसेप्ट कितना है 0, इंटरसेप्ट 0 है तो यहाँ 0 रखो तो क्या आ गया y इक्वल टू एम एक्स, यानी m इक्वल टू वाई बाई एक्स। और ये जो m होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन, है ना, लाइन। ठीक है, अब ये y बाई एक्स है वो क्या है, y क्या है i और x क्या है v, तो स्लोप किसके बराबर हो गया बेटा, i बाई v। अब थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं एक चीज और, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल टू, तो r इक्वल टू v बाई i, ये i बाई v लिखा है तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई r, मतलब स्लोप इक्वल टू 1 बाई r। जिसका स्लोप ज्यादा है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जिसका स्लोप कम है रेजिस्टेंस ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, इनवर्सली है। ठीक है, देखो स्लोप किसका ज्यादा है भाई, अगर हम T2 का स्लोप देखें तो ये एंगल कितना हो गया, मान लिया θ1, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा θ2, हाँ है ना। ठीक है, दिख रहा है θ2 ग्रेटर है θ1 से, है ना, मतलब 1 बाई R2 ग्रेटर होगा 1 बाई R1 से, हाँ है ना। अच्छा ठीक है, ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, देखो ध्यान से स्लोप लिख लेते हैं। यहां से ये चीज क्लियर हो गया ना, स्लोप T1 का ज्यादा है एज कंपेयर टू T2, स्लोप ऑफ T1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ T1 is greater than slope of T2। ये बात तो समझ में आ गई ना। और जो स्लोप है 1 बाई आर के बराबर है, किसके लिए, इसके लिए, तो टेम्परेचर T1 जहां पर है वहां पे 1 बाई R1 लिख देते हैं, ग्रेटर 1 अपॉन R2। आप बताओ कोई दिक्कत। अच्छा इसको अगर इधर भेज दे, इसको इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, R2 इज ग्रेटर देन R1। R2 बड़ा है R1 से, तो इसका मतलब T2 बड़ा होगा किससे, यानी T2 बड़ा है T1 से, तो रेजिस्टेंस भी इसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू T1। बताओ कोई दिक्कत। अच्छा यहां से देखना चाहो, देखो भाई अगला टॉपिक करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या, पहले इसको समझ लेते जरा हैं। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट flowing per unit area, current flowing per unit area
of cross section of a wire provided area is perpendicular to the current। मतलब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस पर करंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। कैसी होगी, परपेंडिकुलर। फिर सुन लो, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया प्रोवाइडेड द करंट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो करंट उस पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर। कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। हमारे पास एक वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पाइप है, पाइप नहीं बोलते इसको, क्या बोले, वायर। क्या है, वायर। ये वायर है, ठीक है। यहाँ का एरिया अलग होगा और यहाँ का एरिया क्या होगा बेटा, अलग होगा। करंट डेंसिटी पूरे वायर के लिए सेम नहीं होगी, अलग अलग पॉइंट पर क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ का एरिया A1 हो गया और यहाँ का एरिया A2 हो गया। एक करंट है, एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही। अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी निकालें तो क्या होगा, I/A1, और यहाँ निकाले तो क्या होगा, I/A2। ठीक है। अगर इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पर, तो कितना आ रहा है, I/A1, और इस पॉइंट पे निकालना है तो क्या आ रहा है, I/A2 आ रहा है। ऐसे हम यहाँ निकालना चाहें तो यहाँ पर कोई एरिया ले लो, ऐसे यहाँ पर, ठीक है, इसे A3 बोल दे रहे हैं। करंट ये जा रही है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, I/A3। ठीक है, समझ में आ गया ना। अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। करंट की वैल्यू तो सेम है, नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अब एक चीज और क्लियर हो रही है कि जो करंट डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया क्रॉस सेक्शन। मतलब जहां पर एरिया क्या होगा, कम होगा, वहां पे करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब करंट डेंसिटी वहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी। सेम लॉजिक बर्नौलीज थ्योरम में चलते हैं जरा। स्पीड वो पढ़ा था ना, कौन सी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। एरिया कम है ना, पाइप होता है, जैसे नॉर्मल पाइप में पानी बह रहा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब उसको अगर दबा दो तो क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है ना। मतलब आपने पाइप के एरिया को कम किया तो लिक्विड के फ्लो की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। सेम चीज यहाँ पर है कि जब करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल एरिया से तो करंट की वैल्यू ज्यादा, मतलब करंट डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पर एरिया ज्यादा होगा वहां करंट डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। क्लियर, क्या होगा, तुमको कहाँ से आ रहे, गलत मत सोचा करो बेटा, यहीं रहा करो, लड़कियां नहीं है वरना भयंकर वाली मौज हो जाएगी तुम्हारे लिए। हाँ, ये कहूँ और चले जा रहे हैं, पता है तुमको, मना करते हैं इसलिए बाथरूम अकेले जाया करो, किसी लेके मत जाया करो। नहीं सर, इसको भी ले जाए साथ में। ठीक भैया, समझ में आ गया। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन, करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, I/A, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है इसको भी देख लेते हैं। अगर हम वायर को ऐसे ना लेकर के इस तरह से ले लें, वायर था ना उसको हमने ऐसे कट कर लिया चाइनीज स्टाइल में ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, एरिया देखो कैसा दिख रहा है आपको, एरिया ये भाग रहा है ऐसे, ये परपेंडिकुलर होगा एरिया, और करंट भैया ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे इस तरह से, आया ना, चल रही ना, पक्का दिख रहा है ना, करंट डायरेक्शन ये है। ठीक है। अब हमें कौन सा लेना है, हमें देखना है कि करंट एरिया पे क्या होनी चाहिए, है ना। मतलब एरिया वेक्टर इसकी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन में। भैया ए तो इसके डायरेक्शन में है ही नहीं, ये तो एंगल क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ए को कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे, तो ये आ गया ए साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है। तो हमें कंपोनेंट कौन सा लेंगे, ए कॉस थीटा, जो जो करंट के डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, करंट में। तो अब फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, जे इक्वल टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। क्या बन गया, ए कॉस, इसका इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ बेटा,
आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। अब थोड़ा सा 11th में जाना पड़ेगा प्रियांशु, 11th में ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। दो वेक्टरों का मल्टीप्लाई करें और नई क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उसके बीच में क्या होगा, डॉट, डॉट होगा तो साथ में क्या आएगा, कॉस। अब हमें पता है कि आई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, करंट क्या है, स्केलर, ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, साथ में क्या है, कॉस। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो यहां से दिख गया कि जे जो है यानी करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर, कोई डाउट? कृपया छाप ले, आगे बढ़े फिर हम। अच्छा, कुछ फॉर्मूला और बनाना पड़ेगा है, देखेंगे कि करंट डेंसिटी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, हाँ या ना। कैसे करेगी, मतलब हमने कह दिया तो करेगी। देखो, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, क्या है, आई बाई ए, ठीक है। और करंट की बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, वो निकाला है हम लोगों ने, एन ई ए बी डी। अगर ये आई की वैल्यू यहां रख दें तो जे इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन एन ई ए बी डी बाई ए से ए की कहानी हो गई खत्म। तो जे इक्वल टू एन ई वी डी। किसी भी कंडक्टर में, एक ही कंडक्टर ले रहे हैं, उसके पर यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। सो जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी डी। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, करंट डेंसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी कम होगी, करंट डेंसिटी भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक, इसका मतलब साफ दिखा कि J इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। ठीक है, ठीक, बढ़े बेटा अगले टॉपिक की ओर। द टॉपिक इज कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। थोड़ी कहानी समझना बेटा, हमने रेजिस्टेंस की बात करी, किसकी बात करी, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, हाँ, अपोजिंग फोर्स, किस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन के मोशन पर जो अपोजिंग फोर्स काम कर रहा है ड्यू टू आयंस एंड एटम ऑफ द कंडक्टर, वो अपोजिंग फोर्स क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपोजिंग फोर्स कम कर दें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो करेंगे, क्या करेंगे, इजिली फ्लो करेंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के अंदर इजिली फ्लो कर पाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं भाई, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर देन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या हुआ, कंडक्टेंस मीन्स जब अपोजिंग फोर्स यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो पर अपोजिंग फोर्स कम हो, इलेक्ट्रॉन इजिली फ्लो कर सकते हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसे कंडक्टेंस बोलेंगे। कंडक्टेंस जस्ट इक्वल होगा, कंडक्टेंस जस्ट इक्वल होगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस के, 1 अपॉन रेजिस्टेंस के, यानी इनवर्सली इक्वल है, इनवर्सली इक्वल है, प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली इक्वल है किसके, रेजिस्टेंस के। अब टेम्परेचर घटाओगे, आर की वैल्यू घटाओगे तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो चार्ज इजिली फ्लो कर पाएंगे, इसे हम बोलेंगे कंडक्टेंस। रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको बेटा बी से, किसे, बी से, तो 1 अपॉन आर। सो बी इक्वल टू यूनिट बना रहे इसकी, है यूनिट क्या होगी बेटा, ओम, 1 अपॉन ओम, ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया, ओम इनवर्स या फिर क्या, मो। ठीक, आई बात समझ में। ठीक है, अब जैसे कंडक्टेंस की बात करें वैसे कंडक्टिविटी है, जैसे कंडक्टेंस रेसिप्रोकल था किसके, रेजिस्टेंस के, वैसे कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होगा
रेजिस्टिविटी के, किसके? रेजिस्टिविटी के। तो इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। यूनिट बना लोगे ना भाई, यूनिट क्या होगी? रो की होती है ओम मीटर, तो इसकी क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या लिख सकते हैं मो मीटर इनवर्स। अगला है बेटा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? तो पीछे के कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना? पीछे के फॉर्मूले हमारे पास पड़े हुए हैं, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। फिर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, जे इक्वल टू आई बाई ए। और वी डी का फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ई ई टाउ बाई एम। एक फॉर्मूला वो लिखेंगे भाई, है रो का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टाउ क्या पढ़ा था? एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ठीक, ये फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े, ठीक? अब इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से बेटा देखो ध्यान से। वीडी के प्लेस पर हमने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये वाला यूज कर दो जरा। कहाँ पे? यहाँ पे रखो जरा। तो क्या हुआ? I इक्वल टू एन ई ए, और वी डी के प्लेस पे रखा तो ई ई टाउ बाई एम। बताओ कोई समस्या? हाँ ठीक है, आगे देखो बेटा, मल्टीप्लाई करो, एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम और इंटू ई, अलग लिख दिया। ए को जरा डिवाइड में ले आओ, ए को डिवाइड में लिया ना, इक्वल टू क्या बचा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। बेटा आई बाई ए किसके बराबर है? जे, करंट डेंसिटी, ठीक है? तो इसके प्लेस पे लिख दिया हमने करंट डेंसिटी जे इक्वल टू। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ रो के बराबर है, तो इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? एनी स्क्वायर टाउ बाई एम इक्वल टू 1/ρ इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो एक तो यही फॉर्मूला आप देखोगे, J इक्वल टू E बाई रो, E बाई रो, ठीक है? हमें चाहिए कंडक्टिविटी के टर्म में, किसके टर्म में? कंडक्टिविटी। तो रिवर्स कर दो इसका, रिवर्स क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा, अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? बिकॉज सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, तो J इक्वल टू क्या हो गया? सिग्मा रो, सॉरी सिग्मा E, सॉरी सिग्मा E। अगला टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है? सुपर कंडक्टिविटी। अब सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है? जहां पर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है तो वहां पर हम सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंडक्टर्स में क्या होता है कि कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट जीरो होगी। क्या होगी? जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रही होगी, ठीक? अब इसको अचीव कैसे करेंगे? तो जैसे हम बात करें बेटा, हमने पढ़ा है कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर और उसका देख रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है? टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ देख ले रहे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? अगर हम केवल मेटल की बात करें या कंडक्टर की बात करें तो जो ग्राफ होगा वो ऐसे मिलेगा, मिलेगा, है ना? लेकिन अगर हम सुपर कंडक्टर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम रेजिस्टेंस को लो करेंगे। रेजिस्टेंस लो कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? लो। अगर इसको ऑलमोस्ट जीरो ले जाना है तो इसकी वैल्यू माइनस में ले जानी पड़ेगी। किस में ले जानी पड़ेगी? माइनस में। तो क्या करेंगे? देखो ग्राफ यहीं से शुरू होगा, वैल्यू लगातार क्या होगी? टेम्परेचर देखो घट रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। ये ग्राफ देखो, ये ऐसे चल रहा था और ये हम ऐसे ला रहे हैं, ठीक है? ये पॉइंट ए से इधर ले जा रहे हैं, क्या होगा? लगातार वैल्यू घटेगी 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 घटेगी, ठीक ठीक। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। देखो जीरो पे ले नहीं गए, ऑलमोस्ट जीरो, मतलब यहाँ कहीं ऐसे लाई करेंगे, यहाँ पे जीरो लाइन से जस्ट ऊपर, जीरो लाइन से जस्ट ऊपर, ठीक है? ये वो टेम्परेचर है जहां पर
रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो रही है, ये टेम्परेचर होगा ठीक। मतलब अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर -197 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी और करंट एक हाई अमाउंट में फ्लो करेगा ठीक। उस टाइम पर जो कंडक्टर होगा वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया। सुपर कंडक्टर कब बना सकते हैं, अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कितना ले जाए -197 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर घटाना शुरू कर दोगे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ठीक। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर और ऐसे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को सुपर कंडक्टिविटी। अब बात आते हैं इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो पहला यूज है बेटा आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जानते हो इसके बारे में। सुपर कंडक्टर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। मान लो इंडिया में एक सुपर कंडक्टर कहीं पे है, सुपर कंप्यूटर जो क्या कर रहा है, पूरे इंडिया में जितना इंटरनेट फैला हुआ है उस सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो सोचो उस पर कितना लोड होगा। एक छोटा सा हम ये यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, तो को हीट मार रहा है छोटा सा, एक छोटी सी जगह पे, और पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट जो फैला हुआ है उस पूरे इंटरनेट को वो कंट्रोल कर रहा है। तो उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होती होगी, हीट होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। उसका उसका टेम्परेचर कम करते हैं, देखा होगा कई सारे कैबिनेट्स होंगे उसमें लिक्विड भरा होता है, उसके अंदर उसकी जो है मशीन या स्टोरेज डिवाइस को रखा जाता है, आता है ना, होता है ना। तो वो क्यों रखा जाता है, ताकि उसका टेम्परेचर क्या रहे, कम रहे। टेम्परेचर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो करंट हाई अमाउंट में फ्लो करेगा, यानी हाई स्पीड इंटरनेट हमको मिल पाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े क्या बेटा। दूसरा यूज है ये वर्ड सुना है ना, हाँ एमआरआई मशीन, जिसमें हम क्या करते हैं अगर सर वगैरह में चोट लग जाए तो कहते हैं ना डॉक्टर सिटी स्कैन करा के आओ, तो एमआरआई मशीन में ही लिटाया जाता है। वो जो पूरा एरिया बना होता है ना वो हाई मैग्नेटिक फील्ड का एरिया होता है। अब हाई मैग्नेटिक फील्ड एरिया है तो मतलब करंट हाई फ्लो कराएंगे। एक चैप्टर आएगा भी हमारा फोर्थ चैप्टर, उसमें क्या है, अगर किसी वायर से या कंडक्टर से करंट फ्लो कर रही है तो उसके अराउंड एक स्पेस जनरेट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड की तरह होता है, तो उसे बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ठीक। इसका मतलब अगर करंट हम हाई अमाउंट की फ्लो कराएंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, हाई अमाउंट की होगी। अब वायर है, कॉइल है, तो कॉइल मतलब उसका बना रेजिस्टेंस होगा ना, रेजिस्टेंस होगा तो करंट क्या क्या होगा, लॉस होगा। उस लॉस से बचाने के लिए हम सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर क्या करते हैं, कम करते हैं ठीक। इतना तो नहीं कर पाएंगे लेकिन लगभग इसके बराबर लेके आएंगे ताकि उसका रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो जाए और करंट हाई अमाउंट में फ्लो करे और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस हो ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पिक्चर्स हैं, जो विजुअल हैं, वो परफेक्ट मिल सके अंदर के स्कल के अंदर के ठीक है। इसके ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर ठीक है, सर के अंदर चोट लग गई हो तो ब्लड की क्लॉटिंग, इन सब का पता लगता है ठीक। क्लियर है। दो यूजेस ज़्यादातर याद करो ठीक है, बस खत्म, कोई डाउट तो नहीं।